हेलो गाइस, हमने जो लिटरेचर वाली सीरीज़ शुरू की हुई है उसी सीरीज़ में आज का लेक्चर है विक्टोरियन एज। विक्टोरियन एज के 100 क्वेश्चन हम आज फिर करेंगे। तो आज के लेक्चर में शुरू करते हैं अपना पहला क्वेश्चन। मैं 100 क्वेश्चन फिर से करवाने वाली हूँ आपको विक्टोरियन एज के। इसका सेकंड पार्ट देखती हूँ मैं कि कितने क्वेश्चन कवर होते हैं आज वाले में, उसके हिसाब से देखेंगे कि कितने क्वेश्चन रह गए हैं। तो कुछ माइनर पॉइंट्स के भी 100 क्वेश्चन मैं लेके आऊँगी उसके लिए, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन है अल्फ्रेड टेनिसन पोएम इन मेमोरियम प्राइमरी डील्स विद विच ऑफ द फॉलोइंग थीम। यानी कि जो अल्फ्रेड टेनिसन की पोएम है इन मेमोरियम वो प्राइमरी किस थीम को क्या करती है, डील करती है। तो ग्रीफ और लॉस को। इन टेनिसन की इन मेमोरियम कविता उनके करीबी मित्र आर्थर हेलम की मृत्यु के बाद लिखी गई थी। यह कविता शोक, दुख और मृत्यु के प्रति जीवन की दृष्टि को लेकर लिखी गई है। इन मेमोरियम एक शोक गीत है जो व्यक्तिगत दुख और आध्यात्मिक खोज को प्रकट करती है। सेकंड क्वेश्चन है हमारा, रॉबर्ट ब्राउनिंग माई लास्ट डचेस इज एन एग्जाम्पल ऑफ विच टाइप ऑफ पोइटिक फॉर्म। तो जो रॉबर्ट ब्राउनिंग की माई लास्ट डचेज है वो एग्जाम्पल है किस टाइप की पोइटिक फॉर्म का। तो ड्रामेटिक मोनोलॉग है। रॉबर्ट ब्राउनिंग की माई लास्ट डचेज एक ड्रामेटिक मोनोलॉग है। ड्रामेटिक मोनोलॉग ऐसा होता है जिसके अंदर जो भी प्रोटैगनिस्ट दिया होता है, जो करैक्टर दिया होता है वो अपने आप से ही बात कर रहा होता है, वही होता है ड्रामेटिक मोनोलॉग। इसमें वक्ता और वो जो खुद से बात कर रहा होता है वही पोइम के अंदर, वही जो उसकी वर्डिंग होती है, जो सोच रहा होता है वही इस पोइम के अंदर वो वर्डिंग डाली जाती है, जिससे वक्ता अपने मृत पत्नी के बारे में बात करता है। यह शैली का वक्ता के चरित्र को प्रकट करने में मदद करती है। ब्राउनिंग ने इस शैली का इस्तेमाल आंतरिक विचारों और मनोविज्ञान को सामने लाने के लिए किया। मैथ्यू आर्नोल्ड पोइम डोवर बीच रिफ्लेक्ट विच ऑफ द फॉलोइंग थीम्स। तो डोवर बीच के अंदर द डिक्लिन ऑफ रिलीजियस फेथ, द डिक्लिन ऑफ रिलीजियस फेथ थीम है पोइम का डोवर बीच का। मैथ्यू आर्नोल्ड की कविता डोवर बीच आधुनिकता और विश्वास के पतन के विषय को केंद्रित करती है। इसमें धार्मिक विश्वास की गिरावट, अस्तित्ववादी चिंता को व्यक्त किया गया है। कविता आधुनिक युग की अनिश्चितताओं को रेखांकित करती है। इन विच पोइम डज एलिजाबेथ बैरेट ब्राउनिंग एक्सप्लोर हर लव फॉर हर हस्बैंड रॉबर्ट ब्राउनिंग। तो सोनेट फ्रॉम द पोर्तुगीज, यानी इन विच पोइम डज एलिजाबेथ बैरेट ब्राउनिंग एक्सप्लोर हर लव फॉर हर हस्बैंड रॉबर्ट ब्राउनिंग। कौन सी पोइम के अंदर एलिजाबेथ ब्राउनिंग एक्सप्लोर हर लव फॉर हर हस्बैंड यानी कि अपने पति रॉबर्ट ब्राउनिंग के लिए अपने प्यार को एक्सप्रेस करती है। कौन सी पोइम है जिसमें एलिजाबेथ ब्राउनिंग ऐसा करती है? तो वो पोइम है सोनेट फ्रॉम पोर्तुगीज। सोनेट फ्रॉम पोर्तुगीज एलिजाबेथ ब्राउनिंग के द्वारा लिखी गई प्रेम कविताओं का संग्रह है, जिसमें उन्होंने अपने पति रॉबर्ट ब्राउनिंग के प्रति अपने प्रेम का वर्णन किया है। यह एक व्यक्तिगत और भावुक प्रेम कविताओं का संग्रह है। देखो सोनेट तो है ही, सिर्फ पुर्तगालीज मतलब ये आप इसको याद करेंगे कोई भी निमोनिक बना के कि ब्रेट ब्राउनिंग अपने हस्बैंड को क्या बोलती थी, पोर्तुगीज़ किसके प्यार से। बस पोर्तुगीज़ याद कर लो, ये याद हो जाएगा आपको। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ विक्टोरियन पोइट्री। तो विक्टोरियन पोइट्री का जो करेक्टरिस्टिक फीचर है वो क्या है? रियलिज्म और सोशल क्रिटिक। रियलिज्म एंड सोशल क्रिटिक। तो विक्टोरियन कविताओं में यथार्थवाद, समाज की आलोचना एक महत्वपूर्ण विशेषता थी। उस समय की कविताएं सामाजिक अन्याय, औद्योगिकरण के प्रभाव, व्यक्तिगत संघर्षों को प्रदर्शित करती थी। कवि वास्तविकता और सामाजिक मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करते थे। हु अमंग द फॉलोइंग इज नोन एज द पोइट लॉरेट ऑफ द विक्टोरियन एज। तो विक्टोरियन एज का जो पोइट लॉरेट है वो कौन है? अल्फ्रेड टेनिसन। अल्फ्रेड टेनिसन को 1805 में विक्टोरियन युग का पोइट लॉरेट नियुक्त किया गया था। उन्होंने अपने युग के नैतिक और सामाजिक मुद्दों को अपनी कविताओं में प्रमुखता दी। उनकी कविता यूलिसिस, द चार्ज ऑफ द लाइट ब्रिगेड फेमस पोइम है, ठीक है। पोइट लॉरेट कौन थे? अल्फ्रेड टेनिसन। यूलिसिस उनकी पोइम थी
और द चार्ज ऑफ द लाइट ब्रिगेड उनकी प्रमुख पोइम थी। इन टेनिसन पोइम द चार्ज ऑफ द लाइट ब्रिगेड व्हाट इवेंट इज बीइंग डिस्क्राइब्ड, इसमें किस वीक इवेंट को डिस्क्राइब किया गया है। ए फेल्ड मिलिट्री चार्ज ड्यूरिंग द क्रीमियन वॉर। अब देखो ये भी पूछा जा सकता है कि इस पोइम में कौन से वार का वर्णन है, तो क्रीमियन वॉर का वर्णन है। और मिलिट्री चार्ज ड्यूरिंग, इसके बारे में एक फेल्ड मिलिट्री चार्ज का वर्णन है। यानी कि कविता क्रीमियन द चार्ज ऑफ द लाइट ब्रिगेड कविता क्रीमियन युद्ध में ब्रिटिश सैनिकों द्वारा की गई एक असफल सैन्य चार्ज को वर्णित करती है, जिसमें उनकी वीरता और बलिदान का वर्णन किया गया है। कविता का विषय युद्ध में मानव साहस और कर्तव्य की भावना पर आधारित है। Which of the following poet is associated with the pre-Raphael movement? तो pre-Raphael movement से कौन रिलेटेड है? डांटे गैब्रियल रोसेटी। डांटे गैब्रियल रोसेटी प्री राफेलाइट मूवमेंट के प्रमुख कवि थे, जो कला और साहित्य में मध्ययुगीनता और सौंदर्य की शुद्धता की ओर लौटने की वकालत करते थे। इस आंदोलन का मुख्य उद्देश्य कला और कविता में सादगी और स्वाभाविकता को पुनर्स्थापित करना था। Which poem by Robert Browning is known for its psychological depth and exploration of murderer mind? तो कौन सी पोइम है रॉबर्ट ब्राउनिंग की जिसको जाना जाता है साइकोलॉजिकल गहराई के लिए और मर्डरर माइंड के एक्सप्लोरेशन के लिए? तो उनकी ये पोइम है पोरफोरियाज लवर। पोरफोरियाज लवर एक मनोवैज्ञानिक कविता है जिसमें एक वक्ता अपनी प्रेमिका की हत्या करता है। ठीक है, रॉबर्ट ब्राउनिंग इस कविता के माध्यम से मनोवैज्ञानिक और विकृत प्रेम को उजागर करते हैं। यह कविता मानव मन की जटिलताओं को दर्शाती है। एक बार फिर से रिवीजन कर लेते हैं जल्दी से। यहाँ से 9 क्वेश्चन का पहले, अल्फ्रेड की इन मेमोरियम किसको दिखाती है? गरीब और लॉस को दिखाती है। रॉबर्ट ब्राउनिंग माई डचेस ऑफ क्या है? माई लास्ट डचेस ड्रामेटिक मोनोलॉग को दर्शाती है। मैथ्यू आर्नोल्ड डोवर बीच के अंदर क्या है? द डिक्लिन ऑफ रिलीजियस फेथ है। एलिजाबेथ ब्रेट ब्राउनिंग ने अपने हस्बैंड के लिए जो पोइम लिखी सोनेट फ्रॉम द पोर्तुगीज। और विच ऑफ द फॉलोइंग पोइम इज कैरेक्टरिस्टिक विक्टोरियन एज की क्या कैरेक्टरिस्टिक थी? रियलिज्म और सोशल क्रिटिक। और 6 क्वेश्चन है हमारा, हु अमंग द फॉलोइंग इज नोन एज द पोइट लॉरेट ऑफ विक्टोरियन एज? विक्टोरियन एज का पोइट लॉरेट अल्फ्रेड टेनिसन 1850 में थे ये। और चार्ज ऑफ द लाइट ब्रिगेड जो पोइम है वो किसके, यानी ये फेल्ड मिलिट्री चार्ज क्रीमियन वॉर के अंदर इसका क्या है? इसकी थीम है इस पोइम की। और 8 क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्री राफेलाइट मूवमेंट से डांटे गैब्रियल रोसेटी। ब्राउनिंग की कौन सी पोइम मर्डर माइंड और साइकोलॉजिकल डेप्थ को दिखाती है? पोरफोरिया लवर। ठीक है, तो ये 9 क्वेश्चन थे। आगे देखते हैं अब हम क्वेश्चन। उसके बाद है व्हाट इज़ द सेंट्रल थीम ऑफ टेनिसन पोइम यूलिसिस? यूलिसिस का जो सेंट्रल थीम है द सर्च फॉर नॉलेज एंड एडवेंचर। टेनिसन की कविता यूलिसिस में मुख्य रूप से जीवन की खोज, साहसिक कार्य और ज्ञान के प्रति जुनून की बात की गई है। इसमें यूलिसिस अपनी वृद्धावस्था में भी नए अनुभवों की तलाश में है। यह कविता साहसिक भावना और अनंत खोज के विषय को प्रस्तुत करती है। द स्कॉलर जिप्सीज पोइम बाय विच विक्टोरियन पोइट? स्कॉलर जिप्सी किससे रिलेटेड है? मैथ्यू आर्नोल्ड से। मैथ्यू आर्नोल्ड की कविता द स्कॉलर जिप्सी एक मिथक पर आधारित है, जिसमें एक ऑक्सफोर्ड के विद्वान का वर्णन है जिसने पारंपरिक जीवन छोड़कर जिप्सी जीवन को अपना लिया। यह कविता आधुनिक जीवन की ऊब और वैकल्पिक जीवन के रोमांस पर केंद्रित है। तो स्कॉलर जिप्सी किसके ऊपर आधारित है? एक विद्वान के ऊपर आधारित है जिन्होंने अपने जिप्सी जीवन को छोड़ दिया था। ठीक है, उसके बाद है रॉबर्ट ब्राउनिंग्स पोइम एंड्रिया डेल सारेटो एक्सप्लोर द लाइफ ऑफ विच ए प्रोफेशन। तो ये एक एन आर्टिस्ट के मतलब प्रोफेशन को दिखाती है। उसके बाद है एंड्रिया डेल सार्टो एक इतालवी चित्रकार पर आधारित है जो अपनी कला में पूर्णता प्राप्त करता है, लेकिन एंड्रिया डेल सार्टो एक इतालवी चित्रकार पर आधारित है जो अपनी कला में पूर्णता प्राप्त करता है, लेकिन उसकी कला में आत्मा की कमी महसूस होती है। ब्राउनिंग ने कला और नैतिकता के बीच संघर्ष को दर्शाया है। कविता में एक सफल लेकिन संतुष्ट कलाकार की कहानी है। क्वेश्चन विच पोएम बाय टेनिसन इज सेट ड्यूरिंग द ट्रोजन वार?
तो कौन सी पोइम टेनिसन की ट्रोजन वार के दौरान लिखी गई थी? तो ओएनोन कविता ट्रोजन युद्ध की पृष्ठभूमि पर आधारित है, जिसमें पेरिस और उनकी पत्नी ओइनोने की कहानी को व्यक्त किया गया है। कविता में प्रेम, त्याग और दुख के विषयों को प्रस्तुत किया गया है। मैं बहुत जल्दी करवा रही हूँ भाई, क्योंकि मेरे को आपको 100 क्वेश्चन करवाने हैं और मेरे को आपका टाइम भी वेस्ट नहीं करना है। मैं सोच रही हूँ कि आपका टाइम बिल्कुल भी वेस्ट ना हो, बहुत जल्द से जल्द आप सारे क्वेश्चन को कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन की प्रैक्टिस मैं आपको करवा सकूँ। क्योंकि आपको लगता होगा कि राइटिंग स्किल बहुत मुश्किल है, राइटिंग स्किल आपसे कवर नहीं होगी, लेकिन फर्स्ट पेपर उससे भी ज़्यादा मुश्किल है आपका। फर्स्ट पेपर के अंदर आपको ज़्यादा प्रैक्टिस की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि पहले तो आपका फर्स्ट पेपर ही है जिसके अंदर आपको कोई रिजर्वेशन नहीं मिलती। उसमें आपको हाईएस्ट जो कट ऑफ है वो क्लियर करके पहला फर्स्ट पेपर क्लियर करना पड़ेगा। राइटिंग स्किल के लिए आपको फिर 1 मंथ या 1 या 2 मंथ मिल जाएंगे आपको प्रैक्टिस करने के लिए, ठीक है। लेकिन फर्स्ट पेपर के ऊपर पहले ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा आपको, जिसके अंदर ग्रामर और लिटरेचर। क्वेश्चन इन द बिशप ऑर्डर हिज टॉम एट सेंट प्रेक्स्ट चर्च। रॉबर्ट ब्राउनिंग क्रिटिसाइज्ड वास्ट एस्पेक्ट्स ऑफ सोसाइटी। तो रिलीजियस हाइपोक्रेसी। ब्राउनिंग की द बिशप ऑर्डर हिज टॉम एट सेंट प्रेक्स्ट चर्च कविता में ब्राउनिंग की द बिशप ऑर्डर हिज टॉम एट सेंट प्रेक्स्ट चर्च कविता में एक धार्मिक व्यक्ति की मृत्यु के समय उसकी स्वार्थी इच्छाओं और धार्मिक पाखंड का वर्णन किया गया है। यह कविता चर्च के भीतर की भ्रष्टता और व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा पर व्यंग्य करती है। विच विक्टोरियन पोइट इज नोन फॉर द फ्रेज गॉड ग्रैंडियर इन हिज पोइट्री। दो जो गेरार्ड मैनली हॉपकिंस हैं की कविता गॉड ग्रैंडियर में प्रकृति और ईश्वर की महिमा को दर्शाया गया है। यह कविता धार्मिक और प्राकृतिक विषयों पर आधारित है। हॉपकिंस की कविताओं में प्रकृति और ईश्वर के बीच गहरा संबंध दिखाया गया है। व्हाट इज़ द मीन ऑफ द सब्जेक्ट ऑफ डोर बिच बाय मैथ्यू आर्नोल्ड। तो द कन्फ्लिक्ट बिटवीन फेथ एंड डाउट। डोर बिच कविता में मैथ्यू आर्नोल्ड ने विश्वास और संदेह के बीच के संघर्ष को व्यक्त किया है। यह कविता आधुनिकता और वैज्ञानिक प्रकृति के कारण धार्मिक विश्वास की गिरावट को दिखाती है। डोवर बिच कविता मैथ्यू आर्नोल्ड की है। विश्वास और संदेह के बीच के संघर्ष को व्यक्त किया गया है। यह कविता आधुनिकता और वैज्ञानिक प्रगति के कारण धार्मिक विश्वास की गिरावट को दिखाती है। यह कविता निराशावाद और अस्तित्ववादी संकट का चित्रण करती है। हु अमंग द फॉलोइंग पोइट रोट द पोइम लास्ट राइड टुगेदर। तो रॉबर्ट ब्राउनिंग लास्ट राइड टुगेदर एक प्रसिद्ध कविता है जिसमें वक्ता अपनी प्रेमिका के साथ आखिरी सवारी की बात करता है। कविता असफल प्रेम उस पर प्रतिक्रिया को दर्शाती है, यानी कि लास्ट राइड अपनी प्रेमिका के साथ रॉबर्ट ब्राउनिंग की। इन एलिजाबेथ ब्रेट ब्राउनिंग द क्राई फॉर द चिल्ड्रन व्हाट सोशल इशू इज़ हाईलाइटेड। तो ये है चाइल्ड लेबर। द क्राई ऑफ द चिल्ड्रन कविता में बाल श्रम और औद्योगिक क्रांति के दौरान बच्चों के शोषण को व्यक्त किया गया है। यह एक सामाजिक सुधार की कविता है। कविता बच्चों की पीड़ा और उनके दुखों का मार्मिक चित्रण करती है। और किसकी पोइम है ये? द क्राई ऑफ चिल्ड्रन, एलिजाबेथ ब्रेट ब्राउनिंग की। विच फॉर्म ऑफ पोइट्री इज एसोसिएटेड विद गेराल्ड मैनली हॉपकिंस यूनिक स्टाइल। तो स्प्रंग रिदम, देखो ये इंपॉर्टेंट है भाई, स्प्रंग रिदम, ये क्योंकि लिटरेरी टर्म में ये क्वेश्चन आता है और ये आ भी चुका है। तो क्योंकि आए हुए तो सारे ही हैं, क्योंकि जब ये PYQ हैं तो कहीं ना कहीं किसी किसी एग्जाम में आए हुए हैं। गेराल्ड मैनली हॉपकिंस ने स्प्रंग रिदम शैली का उपयोग किया है, जो एक अनियमित लय संरचना है। उन्होंने इस शैली का प्रयोग करके अपनी कविताओं में प्राकृतिक भाषण की लय को पकड़ने के लिए किया है। हॉपकिंस की कविता में यह लय शैली विशिष्ट है। गेराल्ड मैनली हॉपकिंस ने स्प्रंग रिदम शैली का यूज किया है इसमें। विच ऑफ द फॉलोइंग पोएम इज एन एग्जाम्पल ऑफ ड्रामेटिक मोनोलॉग। पता होगा ड्रामेटिक मोनोलॉग लास्ट डचेज बाय रॉबर्ट ब्राउनिंग। माई लास्ट डचेज रॉबर्ट ब्राउनिंग की एक ड्रामेटिक मोनोलॉग कविता है जिसमें वक्ता अपने मृत पत्नी की एक तस्वीर के माध्यम से उसकी कहानी बताता है। यह शैली वक्ता के चरित्र और मनोविज्ञान को उजागर करती है। हु रोट द पोइम क्रॉसिंग द बार। तो अल्फ्रेड टेनिसन की कविता क्रॉसिंग द बार। अल्फ्रेड टेनिस की कविता क्रॉसिंग द बार मृत्यु के विषय पर आधारित है, जिसमें कवि जीवन के अंत को शांतिपूर्ण रूप से स्वीकार करने की बात करता है। कविता में मृत्यु को समुद्र पार करने के रूपक के
रूप में प्रस्तुत किया गया है। हु अमंग द फॉलोइंग इज एसोसिएटेड विद द टर्म मेलंकोली इन विक्टोरियन पोइट्री। तो भाई हु अमंग द फॉलोइंग इज एसोसिएटेड विद द टर्म मेलंकोली, मेलंकोली के लिए विक्टो कौन है? मैथ्यू आर्नोल्ड। मैथ्यू आर्नोल्ड की कविताओं में मेलंकोली एक विषाद एक प्रमुख विषय है। उनकी कविता डोवर बीच आधुनिक जीवन की निराशा और संदेह को दर्शाती है। आर्नोल्ड की कविताएं युग के आध्यात्मिक संकट को उजागर करती हैं। ठीक है, देखो फिर से एक बार रिवीजन कर लेते हैं 22 क्वेश्चन का। यानी कि मेलंकोली विक्टोरियन एज में किसकी से एसोसिएटेड है? तो वो मैथ्यू आर्नोल्ड से रिलेटेड है। क्या? मेलंकोली। ठीक है, उसके बाद है हु रोट द क्रॉसिंग द बार पोएम किसने लिखी? अल्फ्रेड टेनिसन ने लिखी। उसके बाद है हमारा क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग पोएम इज एन एग्जाम्पल ऑफ ड्रामेटिक मोनोलॉग? माई लास्ट डचेज बाय रॉबर्ट ब्राउनिंग। नेक्स्ट है क्या नाम है? वेनिको जो मेनली हॉपकिंस का यूनिक स्टाइल क्या है? स्प्रंग रिदम। और एलिजाबेथ ब्राउन द क्राई ऑफ द चिल्ड्रन किसने लिखी? एलिजाबेथ ब्राउनिंग ने। इसके अंदर चाइल्ड लेबर के बारे में बताया गया है, का मतलब क्रिटिसाइज किया गया है। हु अमंग द फॉलोइंग पोइट्स रोट द पोएम लास्ट राइड टुगेदर? लास्ट राइड टुगेदर किसने लिखी? ये लिखी रॉबर्ट ब्राउनिंग ने। व्हाट इज़ द मेन सब्जेक्ट ऑफ डोवर बीच बाय मैथ्यू आर्नोल्ड? तो डोवर बीच यो क्या मैथ्यू आर्नोल्ड की डोवर बीच का क्या थीम है? मेन सब्जेक्ट क्या है? कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन फेथ एंड डाउट। विच विक्टोरियन पोइट इज नोन फॉर द फ्रेज गॉड ग्रैंडियर इन हिज पोइट्री? तो ये फ्रेज किसने यूज किया? ये किसने? गेरार्ड मेनली हॉपकिंस ने ये फ्रेज यूज किया अपनी पोइट्री में, गॉड ग्रैंडियर। उसके बाद है आपका क्वेश्चन द बिशप ऑर्डर हिज टॉम एट सेंट प्रेक्स्ट चर्च रॉबर्ट ब्राउनिंग क्रिटिसाइज वॉस, यानी किसमें रॉबर्ट ब्राउनिंग ने सोसाइटी के किस पहलू को क्रिटिसाइज किया? तो रिलीजियस हाइपोक्रासी को। विच पोइम बाय टेनिसन इज सेट ड्यूरिंग द ट्रोजन वार? के दौरान टेनिसन की कौन सी पोइम आई? ओइनोन। उसके बाद है रॉबर्ट ब्राउनिंग्स पोइम एंड्रिया डेल सार्टो एक्सप्लोर द लाइफ ऑफ विच प्रोफेशन? इसके अंदर एन आर्टिस्ट के प्रोफेशन को दिखाया गया है। स्कॉलर जिप्सीज पोइम बाय विच विक्टोरियन पोइट? मैथ्यू आर्नोल्ड से रिलेटेड है ये पोइम। यूलिसिस क्या दिखाती है? द सर्च फॉर नॉलेज एंड एडवेंचर दिखाती है। ठीक है भाई। तो 22 क्वेश्चन हो चुके हैं हमारे। हु इज द ऑथर ऑफ द लोटस ईटर? लोटस ईटर के ऑथर हैं अल्फ्रेड टेनिसन। लोटस ईटर कविता में टेनिसन ने यूलिसिस और उनके साथियों की कहानी को व्यक्त किया है, जो एक द्वीप पर पहुंचते हैं जहां वे लोटस खाते हैं और निष्क्रिय जीवन जीने लगते हैं। कविता निष्क्रियता और इच्छा की कमी को दर्शाती है। द पोएम द चार्ज ऑफ द लाइट ब्रिगेड इज अबाउट विच हिस्टोरिकल इवेंट? तो ये क्रीमियन वॉर से रिलेटेड है। द चार्ज ऑफ द लाइट ब्रिगेड कविता क्रीमियन युद्ध के दौरान एक असफल सैन्य आक्रमण की घटना पर आधारित है, जिसमें अंग्रेजी सैनिकों ने साहित्यिक कदम उठाया था। कविता वीरता और बलिदान को महिमामंडित करती है। फ्रा लिपोलिपि इज ए ड्रामेटिक मोनोलॉग बाय विच पोइट? तो ये एलिजाबेथ ब्राउनिंग का है, सॉरी रॉबर्ट ब्राउनिंग का है। फ्रा लिपोलिपि रॉबर्ट ब्राउनिंग की एक प्रसिद्ध ड्रामेटिक मोनोलॉग कविता है, जिसमें एक कलाकार की जीवन की कहानी को चित्रित किया गया है। कविता कला और नैतिकता के बीच के संघर्ष पर केंद्रित है। हु इज़ द ऑथर ऑफ द पोइम इन मेमोरियम AHH? तो अल्फ्रेड टेनिसन। तो कौन है ऑथर पोइम का इन मेमोरियम AH का? तो वो है अल्फ्रेड टेनिसन। इन मेमोरियम टेनिसन की एक लंबी शोकगीत कविता है, जो उनके मित्र आर्थर हेनरी हेलम की मृत्यु के बाद लिखी गई थी। यह कविता मृत्यु, शोक और पुनर्जन्म के विषयों पर आधारित है। यह कविता गहन भावनात्मक दर्द और ईश्वर में विश्वास के संघर्ष को दर्शाती है। विच पोइम बाय रॉबर्ट ब्राउनिंग इज बेस्ड ऑन रेनेसा पेंटर? तो एंड्रिया डेल सार्टो। एंड्रिया डेल सार्टो कविता एक पुनर्जागरण काल के चित्रकार पर आधारित है, जिसमें एक पूर्णता की प्राप्ति की कथा है, लेकिन उसमें आत्मा की कमी महसूस होती है। कविता कला और नैतिकता के बीच की विफलता को दर्शाती है।
द पोइम डोवर बीच डील्स प्राइमरी विद द लॉस ऑफ वट, तो इसके अंदर रिलीजियस फेथ का लॉस होता है इस पोइम में डोवर बीच में। डोवर बीच मैथ्यू आर्नोल्ड की कविता है जो मुख्य रूप से आधुनिक जीवन में धार्मिक विश्वास की हानि और नैतिक मूल्यों के पतन को दर्शाती है। कविता में समुद्र को विश्वास के प्रतीक के रूप में उपयोग किया गया है। विच विक्टोरियन पोएट डेवलप्ड द कंसेप्ट ऑफ इंस्केप एंड इंस्ट्रेस, तो ये दोनों कंसेप्ट किस विक्टोरियन पोइट ने दिए हैं, तो गेरार्ड मेनली हॉपकिंस ने इंस्केप और इंस्ट्रेस की अवधारणा विकसित की है, जिसमें उन्होंने वस्तुओं और प्रकृति की अनूठी पहचान और उनकी आंतरिक शक्ति पर जोर दिया है। यह उनकी कविताओं की विशिष्ट विशेषता है। दोनों ही जो वर्ड हैं वो इम्पोर्टेंट है और साथ में इनका स्प्रंग रिदम जो मैंने आपको पहले बता दिया है ट्रम, ये जो ट्रम दी है ये इसकी आपको ध्यान रखना है, इंस्केप और स्ट्रेस। ब्रेक 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 इज पोइम बाय विच विक्टोरियन पोइट, तो अल्फ्रेड टेनिसन की पोइम है, एक छोटी कविता है जिसमें समुद्र की लहरों के प्रतीक के माध्यम से उनके व्यक्तिगत दुख और शोक का वर्णन किया गया है। यह कविता मित्र की मृत्यु के बाद दुख को दर्शाती है। एलिजाबेथ को ये पोइम उनकी बहुत ही ज़्यादा पसंद आई थी और इसके लिए उनको पुरस्कृत भी किया था एलिजाबेथ ने, क्योंकि एलिजाबेथ को भी किसी दुख से अपने किसी दुख से निकलने में इनको हेल्प मिली थी और इन्होंने भी अपने आर्थर हेलम कौन थे वो जो उनके लिए ये पोइम लिखी थी जब उनका एक फ्रेंड मर गया था, तो उसके ऊपर ये उनके दुख को कम करने के लिए पोइम लिखी थी उन्होंने ये, यानी एलिजी कह सकते हो आप इस पोइम को। द बेलेस डोमेजल इज ए फेमस पोइम बाय विच पोइट, तो डेंटे गैब्रियल ग्रोसेटी, एक प्री राफेटाइल कविता है जिसमें स्वर्ग में एक स्त्री अपने प्रेमी के साथ पुनर्मिलन की प्रतीक्षा कर रही है। कविता में प्रेम और मृत्यु के बीच की दूरी को दर्शाया गया है। ठीक है। टिथोनस बाय अल्फ्रेड टेनिसन इज बेस्ड ऑन ए कैरेक्टर फ्रॉम विच मैथोलॉजी, टिथोनस ग्रीक पौराणिक कथा पर आधारित, जिसमें टेनिसन ने टिथोनस की कहानी को बताया है जिसमें अमरता का वरदान मिला है लेकिन वह युवा नहीं रह सका। यह कविता अमरता के बोझ और मृत्यु की इच्छा को व्यक्त करती है। टिथोनस किसकी कविता है? अल्फ्रेड की, टेनिसन की, जिसके अंदर कोई आदमी क्या मांगता है? लंबा जीवन मांगता है, लेकिन लंबे जीवन में उसकी सुंदरता खत्म हो गई है। गेरार्ड मेनली हॉपकिन इज बेस्ट नोन फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग पोइटिक फॉर्म, तो स्प्रंग रिदम के लिए इनको जाना जाता है। पहले हम ये जो एक अनियमित लय है प्राकृतिक भाषण की लय को पकड़ने के लिए उपयुक्त है। यह शैली उनकी कविताओं की अनूठी विशेषता है। विच विक्टोरियन पोइट रोट द फेमस पोइम द विंड होवर, तो विंड होवर कविता में हॉपकिंस ने एक बाज की उड़ान का वर्णन किया है जो ईश्वर की महानता और उनकी सृष्टि के प्रति काव्यात्मक श्रद्धांजलि है। यह कविता प्रकृति के प्रति हॉपकिंस के गहरे धार्मिक और आध्यात्मिक दृष्टिकोण को दर्शाती है। रॉबर्ट ब्राउनिंग पोइम पोरफोरिया लवर इज एन एग्जाम्पल ऑफ विच पोइटिक फॉर्म, तो ये ड्रामेटिक मोनोलॉग का एक रूप है। पोरफोरिया लवर रॉबर्ट ब्राउनिंग की एक ड्रामेटिक मोनोलॉग कविता, क्योंकि ड्रामेटिक मोनोलॉग के लिए रॉबर्ट ब्राउनिंग ही फेमस है, तो उनकी जो पोइम है उनके अंदर ये उनका जो ये शैली है वो मिलती है, जिसमें वक्ता अपनी कविता को मार देता है, जिसमें वक्ता अपनी प्रेमिका को मार देता है ताकि वह हमेशा उसकी हो सके। कविता में प्रेम और पागलपन के बीच की खाई को उजागर किया गया है। द लेडी ऑफ सैलोट इज ए पोइम बाई विच पोइट, ये क्वेश्चन करने से पहले पीछे वाले क्वेश्चन एक बार रिवाइज करवा देती हूँ मैं आपको। द लोटस ईटर का पोइट कौन है? अल्फ्रेड टेनिसन। द चेंज ऑफ द लाइट ब्रिगेड का पोइट मतलब इसके अंदर कौन से हिस्टोरिकल इवेंट का वर्णन है? द क्रिमियन वॉर का। फ्रा लिपोलिपि रोमेटिक मोनोलॉग है। एलिजाबेथ किसका? ये रॉबर्ट ब्राउनिंग का। इन मेमोरियम AHH अल्फ्रेड टेनिसन की है। विच पोइम बाय रॉबर्ट ब्राउनिंग इज बेस्ड ऑन द रेनेसा पेंटर। रेनेसा पेंटर ये एंड्रिया डेल सर्टो पोइम है, वो बेस्ड है रॉबर्ट ब्राउनिंग की, बेस्ड है रेनेसा पेंटर। कौन सी है ये पोइम? एंड्रिया डेल सर्टो, जो पेंटर के ऊपर बेस्ड है। डोवर बीच किसके लिए? रिलीजियस फेथ के लिए जानी जाती है। और विच विक्टोरियन पोइट डेवलप्ड द कंसेप्ट ऑफ इंस्केप, ये इंस्टेस ये किसने यानी हॉपकिंस के टर्म्स हैं। ब्रेक 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 अल्फ्रेड टेनिसन की पोइम है। ब्लेस डैमेजल
डेंटे गैब्रियल रोसेटी की पोइम है। और टिथोनस ग्रीक किसके ऊपर, किस मिथोलॉजी पर आधारित है? ग्रीक मिथोलॉजी के ऊपर आधारित है। और गेराल्ड मैनली हॉपकिंस इज बेस्ट नोन फॉर हिज विच ऑफ द फॉलोइंग पोएटिक टर्म। तो गेराल्ड हॉपकिंस को किसके लिए जाना जाता है? स्पर्म रिदम के लिए, हम पहले पढ़ चुके हैं। विच विक्टोरियन पोएट इज रोट द फेमस पोइम द विंड होवर। तो विंड होवर किसकी है? हॉपकिंस की, जिसमें एक बाज की उड़ान का वर्णन किया गया है। रॉबर्ट ब्राउनिंग की पोइम पोरफोरिया लवर इज एन एग्जाम्पल ऑफ विच पोएटिक फॉर्म। तो ये है ड्रामेटिक मोनोलॉग का एग्जाम्पल। द लेडी ऑफ सैलोट। अब करते हैं 36 क्वेश्चन से आगे। लेडी सैलोट इज ए पोइम बाय विच पोइट। तो अल्फ्रेड टेनिसन की पोइम है लेडी सैलोट। टेनिसन की एक प्रसिद्ध कविता जिसमें एक महिला की कहानी बताई गई है जो एक शॉपिंग टावर में रहती है। जब वह लेस लोट को देखती है तो तब शाप उसके जीवन को प्रभावित करता है। यह कविता प्रेम, नियति और समाज से अलगाव के विषयों पर आधारित है। पाइट ब्यूटी, ए फेमस पोइम रिटन बाय पाइट ब्यूटी, लिखी थी हॉपकिंस ने। पाइट ब्यूटी हॉपकिंस की एक छोटी कविता जिसमें उन्होंने दुनिया में विविधता और प्रकृति के सुंदर और विचित्र रूपों की सराहना की है। यह कविता ईश्वर की महानता और उनके सृष्टि की विविधता को महिमा मंडित करती है। विच ऑफ द फॉलोइंग पोइम बाय रॉबर्ट ब्राउनिंग इज ड्रामेटिक मोनोलॉग। तो इनके अंदर रॉबर्ट ब्राउनिंग की जो ड्रामेटिक मोनोलॉग है कौन सी पोइम है? तो द बिशप ऑर्डर ऑफ हिज टॉम एक ड्रामेटिक मोनोलॉग है जिसमें एक बिशप अपनी मृत्यु के समय अपने लिए एक शानदार मकबरे की इच्छा करता है। यह कविता पाखंड और दुनिया की महत्ता की तरफ ध्यान आकर्षित करती है। ड्रामेटिक मोनोलॉग है द बिशप ऑर्डर ऑफ हिज टॉम। ये किसकी है? ये है रॉबर्ट। ड्रामेटिक मोनोलॉग आ गया तो रॉबर्ट ब्राउनिंग आप लिख सकते हो। Which Victorian poet is associated with the idea of higher criticism। हायर क्रिटिसिज्म से रिलेटेड है मैथ्यू आर्नोल्ड। मैथ्यू आर्नोल्ड ने साहित्यिक आलोचना में हायर क्रिटिसिज्म का विरोध पेश किया है, जिसमें साहित्यिक और संस्कृति का मूल्यांकन नैतिक और बौद्धिक दृष्टिकोण से किया जाता है। यह विचार साहित्य के सामाजिक प्रभाव और उनकी नैतिकता को महत्व देता है। द फ्रेज ए मैन रिच शुड एक्सीड हिज ग्रैप्स कम्स फ्रॉम विच ब्राउनिंग पोइम। तो ये आता है एंड्रिया डेल सार्टा से। तो एंड्रिया डेल सार्टा में यह पंक्ति महत्वाकांक्षा और इंसानी सीमाओं को दर्शाने के लिए इस्तेमाल की गई है। यह विचार व्यक्त करता है कि एक व्यक्ति की आकांक्षाएं उसकी वर्तमान अक्षमता से अधिक होनी चाहिए। कविता में एक चित्रकार की असंतुष्टि और आत्मनिरीक्षण को व्यक्त किया गया है। अब देखो क्या है, कौन सी लाइन है? ए मैन रिच, बस इतना याद करना, ए मैन रिच। ये है एंड्रिया डेल सार्टा में एक पंक्ति है। क्या याद करोगे? सिर्फ एक ही लाइन, ए मैन्स रिच। विच पोइम बाय मैथ्यू आर्नोल्ड रिफ्लेक्ट हिज डिसइल्यूजनमेंट विद द मॉडर्न वर्ल्ड। यानी कि मैथ्यू आर्नोल्ड की कौन सी पोइम जो डिसइल्यूजनमेंट है मॉडर्न वर्ल्ड का उसके को रिफ्लेक्ट करती है, उसके ऊपर प्रभाव डालती है। डोर बीच में आर्नोल्ड ने आधुनिक दुनिया में विश्वास और नैतिकता की कमी की निराशा व्यक्त की है। समुद्र की लहरों के माध्यम से उन्होंने विश्वास के घटते प्रभाव की तुलना की है। यह कविता आधुनिक जीवन की बेचैनी और दुख को चित्रित करती है। भाई जो भी कविता वर्ल्ड वॉर के बाद लिखी गई हैं तो वर्ल्ड वॉर के बाद वही कविताएं लिखी गई हैं जिनके अंदर अविश्वास है, लोगों को किसी भी चीज़ के ऊपर विश्वास मतलब किसी भी चीज़ के ऊपर लोगों का विश्वास ख़त्म हो गया है। और जब राइटर का विश्वास ख़त्म हो गया तो उनका जो वर्क है उसके ऊपर भी उसका इफेक्ट पड़ेगा। द पोइम गोबलिन मार्केट वॉज रिटन बाई। गोबलिन मार्केट क्रिस्टियन रोसेटी की एक प्रसिद्ध कविता है जिसमें दो बहनों की कहानी है जो गोबलिन की रहस्यमय दुनिया में फंस जाती हैं। यह कविता नैतिकता, बलिदान और भाईचारे के विषयों पर केंद्रित है। इन विच ऑफ द ब्राउनिंग पोइम डज द स्पीकर रिवील हिमसेल्फ एज ए कोल्ड ब्लडेड मर्डरर। तो पोरफोरिया लवर में वक्ता अपनी प्रेमिका की हत्या करता है ताकि वह हमेशा उसकी रहे। यह कविता प्रेम और पागलपन के बीच की सीमा को तोड़ती है। यह एक गहन और अंधेरी कविता है जो मानव भावनाओं की जटिलता को उजागर करती है। द पोइम यूलिसिस बाय अल्फ्रेड टेनिसन इज बेस्ड ऑन द कैरेक्टर फ्रॉम विच एपिक। तो ओडिसी। जो पोइम यूलिसिस है अल्फ्रेड टेनिसन की, वो मतलब कौन से, ऑन द कैरेक्टर फ्रॉम विच एपिक, यानी कि कौन से कैरेक्टर के और किस एपिक के कैरेक्टर के ऊपर बेस्ड है। ओडिसी। कविता में टेनिसन ने होमर की ओडिसी के मुख्य पात्र यूलिसिस की कहानी का अनुसरण किया है जो अपने साहित्यिक जीवन की खोज में फिर से यात्रा पर निकलने की इच्छा
करता है। यह कविता न्याय की वीरता और साहसिकता को दर्शाती है। हु रोट द पोइम द स्कॉलर जिप्सी? स्कॉलर जिप्सी लिखी मैथ्यू आर्नोल्ड ने। स्कॉलर जिप्सी मैथ्यू आर्नोल्ड की एक लंबी कविता है जिसमें एक विद्वान के जीवन का वर्णन किया है जो पारंपरिक शिक्षा को त्याग कर एक जिप्सी के जीवन को अपनाता है। यह कविता पारंपरिक समाज से विद्रोह और ज्ञान की खोज पर आधारित है। शिक्षा को त्याग कर एक जिप्सी बनना, यह है स्कॉलर जिप्सी की कहानी। द पाइड पाइपर ऑफ हेमेलिन इज ए नरेटिव पोइम बाय विच पोइट? यानी ये पोइम किसकी है? यह रॉबर्ट ब्राउनिंग की। पाइड पाइपर ऑफ हेमलिन रॉबर्ट ब्राउनिंग की एक प्रसिद्ध नैरेटिव पोइम है जिसमें एक जादूगर बांसुरी वादक की कहानी है जो हेमलिन के शहर से चूहों को भगाता है और बाद में बच्चों को ले जाता है। यह कविता वादों को तोड़ने और धोखाधड़ी के विषय पर आधारित है। विच ऑफ द फॉलोइंग पोइट्स इज कंसिडर्ड ए प्री रेफेटाइल? तो डेंटे गैब्रियल रोसेटी। डेंटे गैब्रियल रोसेटी एक प्रमुख प्री रेफेटाइल कवि और चित्रकार थे जिन्होंने कला और कविता के मध्ययुगीनतावादी दृष्टिकोण को पुनर्जीवित करने की कोशिश की है। उनकी काव्य शैली में सजीव कल्पना शक्ति और भावनात्मक गहराई दिखाई देती है। द पोएम टिथोनस बाय अल्फ्रेड टेनिसन एक्सप्लोर द थीम ऑफ? किसके इमोरिटी और एजिंग के थीम को दिखाती है। टिथोनस कविता में टेनिसन ने अमरता के बोझ और उम्र बढ़ने के दर्द को उजागर किया है। टिथोनस अमर है तो उसे यानी कि भाई वो अपनी उम्र के ज़्यादा अमरता मांगता है, लेकिन अमरता में वो क्या हो जाता है? अमरता में वो बूढ़ा हो जाता है। तो उसी कहानी पर बेस है ये। एक बार फिर से रिवीजन कर लेते हैं इसका। लेडीज सॉलेट इज ए पोइम बाय विच पोइट? ये है अल्फ्रेड टेनिसन की। पाइड जो ब्यूटी है वो किसकी है? हॉपकिंस की। और रॉबर्ट ब्राउनिंग ड्रामेटिक मोनोलॉग बिशप ऑर्डर हिज टॉम। विच विक्टोरियन पोइट इज एसोसिएटेड विद द आइडिया ऑफ हायर क्रिटिसिज्म? से कौन सा विक्टोरियन पोइट रिलेटेड है? मैथ्यू आर्नोल्ड। द फ्रेज ए मैन्स रिच शुड एक्सीड हिज ग्रेस्प, ये वाला ना जो ये इंपॉर्टेंट है, आप इसको याद कर लेना। हायर क्रिटिसिज्म यानी कि हायर जो एजुकेशन है उसको क्रिटिसिज्म कौन करते हैं? ओल्ड लोग करते हैं। तो इसके अंदर ओल्ड आया हुआ है, इस तरह आप याद कर सकते हैं। मैथ्यू आर्नोल्ड यानी ओल्ड लोग जो हायर एजुकेशन है उसका क्रिटिसिज्म करते हैं, ऐसे याद कर सकते हैं आपको निमोनिक के साथ। ए मैन रिच शुड एक्सीड हिज ग्रेप्स, ये ब्राउनिंग की कौन सी पोइम में आती है? एंड्रू डेल सोर्टो में। विच पोइम बाय मैथ्यू आर्नोल्ड रिफ्लेक्ट हिज डिसइल्यूजनमेंट विद द मॉडर्न वर्ल्ड? डोवर बीच। द पोइम गोब्लिन मार्केट क्रिस्टियन रोसेटी। इन विच ब्राउनिंग पोइम डज द स्पीकर रिवील हिमसेल्फ एज ए कोल्ड ब्लडेड मर्डरर? पता होगा पोर्फोरिया लवर में। द पोइम यूलिसिस बाय अल्फ्रेड टेनिसन इज बेस्ड ऑन द कैरेक्टर फ्रॉम विच एपिक? द ओडिसी। ठीक है, यानी कि एपिक करेक्टर है कौन सी पोइम में? अल्फ्रेड टेनिसन की में। तो इसमें है ओडिसी में। हु रोट द पोइम द स्कॉलर जिप्सी? किसने लिखी? मैथ्यू आर्नोल्ड ने लिखी। द पाइड पाइपर ऑफ हेमलिन किसने लिखी? रॉबर्ट ब्राउनिंग ने लिखी। पोइट इज कंसिडर्ड प्री रेफेटाइल, तो डेंटे गैब्रियल रोसेटी को माना जाता है। द पोइम टिथोनस अल्फ्रेड टेनिसन ने एक्सप्लोर ये थीम को, इमोरलिटी और एजिंग के थीम को बताती है। Which of the following poem by Christian Rossetti is about renunciation and afterlife? तो रिमेंबर क्रिस्टियन रोसेटी की एक प्रसिद्ध कविता जिसमें वक्ता मृत्यु के बाद अपने प्रिय को याद करने और उसे आगे बढ़ने के लिए कहती है। यह कविता मृत्यु, प्रेम और त्याग के विषयों पर केंद्रित है। मैथ्यू आर्नोल्ड डोवर बीच रिफ्लेक्ट विच टाइप ऑफ पोएटिक फॉर्म? तो मैथ्यू आर्नोल्ड की जो डोवर बीच है उसके अंदर डोवर बीच एक ब्लैक वर्स में लिखी गई कविता है। इसका मतलब है इसमें कोई तयशुदा छंद योजना नहीं होती, लेकिन यह मीटर में लिखा गया है। मीटर इसके अंदर होता है लेकिन इसके अंदर छंद कोई उसकी लय नहीं होती। ठीक है, यह कविता विश्वास और आधुनिक जीवन की निराशा को व्यक्त करती है। इन विच पोइम डज रॉबर्ट ब्राउनिंग एक्सप्लोर द साइकोलॉजी ऑफ एन आर्टिस्ट? तो एंड्रू डेल सोर्टो में एक ब्राउनिंग ने एक चित्रकार की मानसिकता का अध्ययन किया है जो अपनी
कला में महानता प्राप्त करने में असफल रहता है। यह कविता महत्वाकांक्षा, असंतोष और नैतिकता के मुद्दों पर आधारित है। हु रोट द पोइम लॉक्सली हॉल? तो ये पोइम लिखी अल्फ्रेड टेनिसन ने। लॉक्सली हॉल टेनिसन की एक लंबी कविता है जिसमें वक्ता अपने पूर्व प्रेम के बारे में निराशा और गुस्सा प्रकट करता है। कविता में सामाजिक प्रगति और व्यक्तिगत भावनाओं की जटिलता को दिखाया गया है। विच विक्टोरियन पोइट वॉज नोन फॉर हिज इनोवेशंस इन प्रोसोडी एंड यूज ऑफ स्प्रंग रिदम? पता होगा, हॉपकिंस। हॉपकिंस अपने स्प्रंग रिदम के प्रयोग के लिए प्रसिद्ध है, जिसमें पारंपरिक मीटर से हटकर शब्दों के प्राकृतिक उच्चारण पर ध्यान दिया गया है। यह शैली हॉपकिंस की कविताओं को विशिष्ट और नवीन बनाती है। द चार्ज ऑफ द लाइट ब्रिगेड इज ए फेमस पोइम बाय विच पोइट? तो ये अल्फ्रेड टेनिसन की पोइम है। द चार्ज ऑफ द लाइट ब्रिगेड एक प्रसिद्ध युद्ध कविता है। इसमें क्रीमियन युद्ध के दौरान अंग्रेजी सैनिकों के वीरतापूर्ण लेकिन विफल हमले का वर्णन किया गया है। यह कविता वीरता और बलिदान के विषय को उठाती है। अरोरा ली, फेमस पोइम बाय विच विक्टोरियन राइटर? एलिजाबेथ ब्रेट ब्राउनिंग। अरोरा ली एलिजाबेथ ब्रेट ब्राउनिंग का एक महाकाव्यात्मक कविता उपन्यास है जो एक महिला लेखक की यात्रा को दर्शाता है। यह कविता समाज की महिलाओं की भूमिका और साहित्यिक कार्यों के महत्व पर केंद्रित है। मैथ्यू आर्नोल्ड स्कॉलर जिप्सी इज सेट इन विच रीजन? तो ये ऑक्सफोर्डशायर में के ग्रामीण इलाकों में स्थापित है। मैथ्यू आर्नोल्ड की जो स्कॉलर जो जिप्सी है वो किस रीजन में सेट की गई है? तो ऑक्सफोर्डशायर में। ऑक्सफोर्डशायर के ग्रामीण इलाकों में स्थापित है, या जहाँ एक विद्वान जिप्सी जीवन की खोज करता है। यह कविता आध्यात्मिक स्वतंत्रता और समाज से अलगाव के विषयों पर केंद्रित है। ए टेल ऑफ टू सिटीज़ बाय चार्ल्स डिकन इज सेट इन विच टू सिटीज़? तो ये ए टेल ऑफ टू सिटीज़ लंदन और पेरिस में स्थापित है और फ्रांसीसी क्रांति की पृष्ठभूमि पर आधारित है। यह उपन्यास बलिदान और पुनर्जन्म और न्याय के विषयों को उजागर करता है। इन मेमोरियम अल्फ्रेड टेनिसन एन एलिजी रिटन फॉर विच क्लोज फ्रेंड टू हिज? तो ये है इन मेमोरियम टेनिसन की अपने करीबी मित्र आर्थर हेलम की मृत्यु पर लिखी गई एक लंबी शोक कविता है। यह कविता दुख, मृत्यु और अमरता के विषयों पर आधारित है। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क्स इज ए ड्रामेटिक मोनोलॉग बाय रॉबर्ट ब्राउनिंग? तो फ्रा लिपोलिपि रॉबर्ट ब्राउनिंग की एक प्रसिद्ध ड्रामेटिक मोनोलॉग है जिसमें चित्रकार का जीवन, उसकी नैतिक चिंतन को दर्शाया गया है। यह कविता कला और नैतिकता के बीच के संघर्ष को प्रकट करती है। डोवर बीच बाय मैथ्यू आर्नोल्ड रिफ्लेक्ट विच लिटरेरी मोमेंट? विक्टोरियन, यानी कि जो डोवर बीच है विक्टोरियन युग की कविता है। इसमें आधुनिक युग की नैतिक और आध्यात्मिक संकट की भावना को दर्शाया गया है। यह कविता व्यक्तिगत और सामाजिक अस्थिरता की भावना को प्रकट करती है। हु रोट द फेमस एलिजी द लोटस ईटर? लोटस ईटर किसने लिखी? अल्फ्रेड टेनिसन ने। लोटस ईटर टेनिसन की एक कविता है जिसमें नाविक एक विदेशी द्वीप पर पहुंचते हैं और वहां के लोटस खाते हैं, जिसमें वे आलस्य और निष्क्रियता में डूब जाते हैं। यह कविता जीवन के संघर्ष और विश्राम की इच्छा पर आधारित है। पीपा पासेज इज ड्रामेटिक पोइम बाय रॉबर्ट ब्राउनिंग? पीपा पासेज रॉबर्ट ब्राउनिंग की एक ड्रामेटिक पोइम है जिसमें मुख्य पात्र पीपा अपने आसपास के लोगों के जीवन को अनजाने में प्रभावित करती है। यह कविता नसीब और कर्तव्य के मुद्दों पर आधारित है। एक बार फिर से रिवीजन करेंगे। रिन्यूसिएशन एंड आफ्टर लाइफ क्रिस्टा रोसिटी की पोइम है रिमेंबर। मैथ्यू आर्नोल्ड डोवर जिप्सी इज कौन सा पोइटिक फॉर्म है? ब्लैक वर्स। अच्छा, रॉबर्ट ब्राउनिंग एज फॉर साइकोलॉजी ऑफ एन आर्टिस्ट, यानी कि आर्टिस्ट की साइकोलॉजी रॉबर्ट ब्राउनिंग की एंड्रिया डेल सोर्टो में दिखाई गई है। हु रोट द पोइम लॉक्सली हॉल? लॉक्सली हॉल अल्फ्रेड टेनिसन ने लिखी है। उसके बाद है स्प्रंग रिदम हॉपकिंस का है। द चार्ज ऑफ द लाइट ब्रिगेड फेमस पोइम है अल्फ्रेड टेनिसन की। अरोरा ली फेमस पोइम किसकी है? एलिजाबेथ ब्रेट ब्राउनिंग की। मैथ्यू आर्नोल्ड द स्कॉलर जिप्सी सेट इन विच रीजन? तो ये ऑक्सफोर्डशायर में लिखी गई है, यानी कि सेट की गई है ऑक्सफोर्डशायर में। कौन सी? ये स्कॉलर जिप्सी। ए टेल ऑफ टू सिटीज लंदन एंड पेरिस इन मेमोरियम आर्थर हेलम ने। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्स इज ड्रामेटिक मोनोलॉग बाय रॉबर्ट ब्राउनिंग? तो फ्रा लिपोलिपि एक ड्रामेटिक मोनोलॉग है।
डोवर बिच बाई मैथ्यू आर्नोल्ड रिफ्लेक्ट लिटरेरी मूवमेंट, ये विक्टोरियन लिटरेरी मूवमेंट को दिखाती है। हु रोट द फेमस एलिजी द लोटस ईटर, अल्फ्रेड टेनिसन ने लिखी। पीपा पासेज, रॉबर्ट ब्राउनिंग ने। हु क्वाइंट द फ्रेज पैथेटिक फैलेसी, जॉन रस्किन ने पैथेटिक फैलेसी शब्द का प्रयोग उन भावनाओं को व्यक्त करने के पैथेटिक फैलेसी में कवि या लेखक गैर मानवीय चीज़ों को मानवीय भावनाओं के साथ प्रस्तुत करते हैं। यह आलोचना प्राकृतिक दुनिया को अतिरंजित रूप में चित्रित करने पर केंद्रित है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नोटेबल पास्टोरल एलेजी बाय मैथ्यू आर्नोल्ड। तो थायरेसिस मैथ्यू आर्नोल्ड की एक पास्टोरल एलेजी है जिसमें उन्होंने अपने दोस्त और कवि आर्थर क्लॉफ की मृत्यु पर शोक व्यक्त किया है। यह कविता प्रकृति और दुख के बीच की जटिलता को दर्शाती है। उसके बाद है विच पोइट इज बेस्ट नोन फॉर द विंड होवर, ए पोइम डेडिकेटेड टू द ब्यूटी ऑफ ए बर्ड इन फ्लाइट। तो गेरार्ड मैनली हॉपकिंस। द विंड होवर गेरार्ड मैनली हॉपकिंस की कविता है जिसमें उन्होंने एक बाज के उड़ान की सुंदरता का वर्णन किया। यह कविता प्रकृति की सुंदरता और दिव्यता के विचार पर आधारित है। एलिजाबेथ ब्रेट ब्राउनिंग सोनेट फ्रॉम द पोर्तुगीज आर प्राइमरी नोन अबाउट। तो ये लव की है जो कि एलिजाबेथ ब्राउनिंग अपने हस्बैंड के लिए लिखती है। लिखी गई एक प्रेम कविताओं का संग्रह जिसमें उन्होंने अपने पति रॉबर्ट ब्राउनिंग के प्रति गहरे प्रेम का वर्णन किया है। यह संग्रह विक्टोरिया युग की सबसे प्रसिद्ध प्रेम कविताओं में से एक है। द लेडी सैलोट इज ए फेमस पोइम बाई, यह है अल्फ्रेड टेनिसन की। लेडी सैलोट एक गाथा आधारित कविता जिसमें एक सैलोट की महिला की त्रासदी का वर्णन है जो अभिशप्त महिला है जो एक द्वीप पर अकेले रहती है। कविता मध्ययुगीन कल्पना, त्रासदी और प्रेम की आकांक्षाओं पर आधारित है। गॉड ग्रैंडर बाय गैरड मैनली हॉपकिंस प्राइमरी डील्स विद विच थीम। तो नेचर और गॉड इस थीम पर आधारित है। ये गॉड ग्रैंडर एक धार्मिक कविता है जिसमें हॉपकिंस ने प्रकृति में ईश्वर की उपस्थिति और उनकी दिव्यता का वर्णन किया। यह कविता में यह संदेश दिया गया है कि समय और मानवता के बावजूद ईश्वर का सामर्थ्य और शक्ति बनी रहती है। पोर्फोरिया लवर बाई रॉबर्ट ब्राउनिंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ, जो पोर्फोरिया लवर है वो रॉबर्ट ब्राउनिंग की वो एग्जाम्पल है ड्रामेटिक मोनोलॉग का। पोर्फोरिया लवर रॉबर्ट ब्राउनिंग की एक ड्रामेटिक मोनोलॉग है जिसमें वक्ता और अपनी प्रेमिका की हत्या कर देता है ताकि वह हमेशा उसके साथ रहे। यह कविता प्रेम, जुनून और नैतिकता के विषयों पर आधारित है। Who among the following Victorian writer is known for his social criticism in works like Hard Times and Oliver Twist? इनके लिए जाने जाते हैं चार्ल्स डिकन। चार्ल्स डिकन अपने सामाजिक आलोचना के लिए जाने जाते हैं, विशेष रूप से हार्ड टाइम्स और ओलिवर ट्विस्ट जैसी कृतियों में जहां उन्होंने औद्योगिक युग की कठिनाइयों और गरीबी का चित्रण किया है। इन कृतियों ने समाज की विकृतियों और समानताओं को उजागर किया है। Who wrote the novel Middlemarch, considered one of the greatest work of Victorian fiction? तो जॉर्ज एलियट। मिडल मार्च जॉर्ज एलियट द्वारा लिखित एक महान विक्टोरियन उपन्यास है जो एक छोटे शहर के निवासियों की जटिलता और उनके जीवन को चित्रित करता है। यह उपन्यास समाज, राजनीति और व्यक्तिगत विकास के मुद्दों पर केंद्रित है। इन द मिल ऑन द फ्लोस विच कैरेक्टर इज कंसिडर्ड टू बी एन ऑटोबायोग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ जॉर्ज एलियट। तो मैगी टुलिवर। द मिल ऑन द फ्लोस में मैगी टुलिवर का चरित्र जॉर्ज एलियट के व्यक्तिगत जीवन और संघर्षों पर प्रतिनिधित्व करता है। उनके चरित्र उनके समाज से अलग होने और बौद्धिक संघर्षों को व्यक्त करता है। विच पोइट डिस्क्राइब्ड पोइट्री एज इमोशन रिकोलेक्टेड इन ट्रैंक्विलिटी। तो ये है विलियम वर्ड्सवर्थ का। विलियम वर्ड्सवर्थ ने कविता को इमोशन रिकोलेक्टेड इन ट्रैंक्विलिटी के रूप में परिभाषित किया है, जिसमें उन्होंने कहा कि कविता वह है जो शांत मन में अनुभवों को स्मरण करते हुए व्यक्त की जाती है। यह उनके काव्य दर्शन का मुख्य सिद्धांत है। हु रोट द पोइम गोबलिन मार्केट, ए स्टोरी अबाउट टू सिस्टर टेम्पर्ड बाई गोबलिन्स। तो क्रिस्टियाना रोसेटी की पोइम है ये। क्रिस्टियाना रोसेटी की प्रसिद्ध कविता है जिसमें दो बहनों की कहानी है जो गोबिन्स द्वारा लुभाई जाती हैं। यह कविता लालच, बलिदान और बहन चारे के विषयों को उजागर करती है। टेस ऑफ द डी अर्बेविल्स बाई थॉमस हार्डी इज सबटाइटल एज, ये एक प्योर वुमेन है इसका सबटाइटल इस पोइम का। टेस ऑफ द डी अर्बेविल्स का। तो टेस ऑफ द डी अर्बेविल्स थॉमस हार्डी का उपन्यास है जिसका उपशीर्षक है ए प्योर वुमेन।
जो समाज द्वारा नायक के साथ किए गए अन्याय का संकेत देता है। यह उपन्यास नैतिकता और सामाजिक न्याय के मुद्दों को चुनौती देता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट नॉवल बाय थॉमस हार्डी। एक बार पहले सारा रिवाइज करेंगे, फिर आगे क्वेश्चन करेंगे। पैथेटिक फैलेसी जॉन रस्किन का है, जिसके अंदर अमानवीय चीज़ों को मानवीय करके दिखाया गया है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोटेबल पास्टोरल एलेजी थॉमस आर्नोल्ड के द्वारा लिखी गई थायरेसिस। ठीक है, उनके फ्रेंड के लिए उन्होंने की मृत्यु पर दुख व्यक्त किया। उनका फ्रेंड का नाम है आर्थर क्लोक। विंड होवर ए पोइम डेडिकेटेड टू ब्यूटी ऑफ बर्ड इन फ्लाइट। तो ये हॉपकिंस की पोइम है विंड होवर। एलिजाबेथ ब्रॉड सोनेट फ्रॉम द पोर्तुगीज। ये एलिजाबेथ ब्रॉड ने अपने पति के प्यार में लिखी ये पोइम। द लेडी सैलोट एलिजाबेथ किसकी, अल्फ्रेड टेनिसन की है। और उसके बाद है गॉड ग्रैंडर। ये भी किसने दी, ये नेचर एंड गॉड के बारे में टर्म है, जो किसने दी, हॉपकिंस ने दी। और पोरफोरिया लवर रॉबर्ट ब्राउनिंग की है। ये एग्जाम्पल है ड्रामेटिक मोनोलॉग का। और उसके बाद है ओलिवर ट्विस्ट चार्ल्स डिकन की है। ओलिवर हार्ड टाइम्स और ओलिवर ट्विस्ट। उसके बाद है मिडल मार्च है जॉर्ज एलियट का। छोटे शहर की जटिलताओं के बारे में बताता है उनका ये वर्क मिडल मार्च। मिल ऑन द फ्लोस किसका है, मैगी टुलीवर का। और इमोशन रिकलेक्टेड इन ट्रैंक्विलिटी, ये वैसे आ गया होगा क्वेश्चन भाई, ये है वर्ड्सवर्थ का। और हु रोट द पोइम गोबलिन मार्केट, कृष्णा रोसेटी ने लिखा है। टेस ऑफ द डी अर्बवेल्स का सबटाइटल क्या है, ए प्योर वुमेन। थॉमस हार्डी का फर्स्ट नॉवल डेस्परेट रेमेडीज थॉमस हार्डी का पहला उपन्यास है जो रहस्य और रोमांच के तत्वों को एक साथ एक जटिल कहानी प्रस्तुत करता है। हालांकि हार्डी के बाद के कार्यों का जितना प्रसिद्ध नहीं है, लेकिन इसमें उनके भविष्य के सामाजिक और नैतिक विषयों की झलक मिलती है। कौन सी, डेस्परेट रेमेडीज थॉमस हार्डी का फर्स्ट उपन्यास। द थॉमस हार्डी नॉवल द रिटर्न ऑफ द नो नेटिव विच कैरेक्टर इज एसोसिएटेड विद द हीथ एंड इट्स वॉइड अनटेम्ड क्वालिटीज़। ठीक है, यानी कि इन सभी जो क्वालिटी है इनसे कौन सारे जो करैक्टर है वो रिलेटेड है उनका नॉवल द रिटर्न ऑफ द नेटिव में। तो यूस्टेलिया वाई थॉमस हार्डी के उपन्यास द रिटर्न ऑफ द नेटिव में एक ऐसी महिला है जिनका व्यक्तित्व वाइल्ड हिथ की जंगली और अनियंत्रित गुणवत्ता से जुड़ा हुआ है। यह चरित्र अपने साहसिक सपनों और अस्मित आकांक्षाओं का प्रतीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड जॉर्ज एलियट मोस्ट एम्बिशियस नॉवल डीलिंग विद द लिव्स ऑफ मल्टीपल कैरेक्टर इन ए प्रोविंशियल टाउन। तो मिडल मार्च जॉर्ज एलियट का सबसे महत्वाकांक्षी उपन्यास माना जाता है, जो एक छोटे प्रांतीय शहर में रहने वाले कई पात्रों के जीवन को दर्शाता है। यह सामाजिक, राजनीतिक और व्यक्तिगत जटिलताओं को बेहद संवेदनशील ढंग से प्रस्तुत करता है। हु रोट द फेमस लाइन ए थिंग ऑफ ब्यूटी इज ए जॉय फॉर एवर, जॉन किट्स की है ये। जॉन किट की कविता एंडीबियन की पहली पंक्ति है, जिसमें उन्होंने सौंदर्य की स्थायी और चिरस्थायी खुशी के बारे में लिखा है। यह कविता किट्स के सौंदर्य के प्रति उनके प्रेम और श्रद्धा को प्रकट करती है। द प्री रेफेटाइल ब्रदरहुड वॉज फाउंडेड बाय द विच ग्रुप ऑफ आर्टिस्ट एंड पोइट्स। तो डेंटे गैब्रियल रोसेटी, जॉन एवरेस्ट मिलियन और विलियम होलमैन हैंट, ये सभी किसके हैं, जो प्री रेफेटाइल ब्रदरहुड है उस ग्रुप के आर्टिस्ट और पोइट हैं। देखो एक ये ऐसे याद नहीं होंगे, जॉन एवरेट, विलियम होलमैन, हंट, ये आधे नाम याद कर लेना। होलमैन याद करना है, जैसे एवरेट लर्न कर लिया, कोई भी निमोनिक बना के याद करना पड़ेगा। प्री रेफेटाइल का गठन दांते गैब्रियल रोसेटी, जॉन एवरेट मिलेस और विलियम होलमैन हंट द्वारा किया गया था, जिसका उद्देश्य पूर्व रेफेटाइल कला के आदर्शों को पुनर्जीवित करना था। इन कलाकारों ने प्राकृतिक सुंदरता और विस्तार पर ध्यान केंद्रित किया है। इन द मेयर ऑफ कैस्टरब्रिज व्हाट इज द नेम ऑफ द मेन प्रोटैगनिस्ट हु राइजेज एंड फॉल्स एज द मेयर। तो इसके अंदर जो मेयर ऑफ कैस्टरब्रिज है एक मुख्य पात्र माइकल हैन चर्ड है, जो अपनी गलतियों के कारण एक साधारण मजदूर से महापौर बनता है
और फिर अपनी त्रासदी का शिकार हो जाता है। यह उपन्यास सामाजिक स्थिति और व्यक्तिगत त्रुटियों के प्रभाव पर केंद्रित है। द मेयर ऑफ कैस्टरब्रिज का मुख्य पात्र माइकल हैंचर्ड है, जो अपनी गलतियों के कारण एक साधारण मजदूर से महापौर बनता है और फिर अपनी त्रासदी का शिकार हो जाता है। यह उपन्यास सामाजिक स्थिति और व्यक्तिगत त्रुटियों के प्रभाव पर केंद्रित है। फार फ्रॉम द मेंडिंग क्राउड बाई थॉमस हार्डी टेल द स्टोरी ऑफ विच फीमेल प्रोटैगनिस्ट। तो ये बाथशेबा एवरडीन की स्टोरी बताता है। फार फ्रॉम द मेंडिंग क्राउड में मुख्य पात्र बाथशेबा एवरडीन है, जो एक आत्मनिर्भर महिला है और 3 अलग अलग पुरुषों के साथ जटिल रिश्तों में उलझी होती है। यह उपन्यास प्रेम, स्वतंत्रता, सामाजिक उम्मीदों के संघर्ष को उजागर करता है। बाथशेबा एवरडीन इसके अंदर प्रोटैगनिस्ट है। कौन सा वर्क है? फार फ्रॉम द मेंडिंग क्राउड, थॉमस हार्डी का, इसमें फीमेल प्रोटैगनिस्ट है। द टेस ऑफ डी अर्बरवेलिस। व्हाट इज द नेम ऑफ द वेल्दी मैन हु एवेंचुअली मैरिज टेस। यानी कि जो टेस के साथ शादी करता है, टेस ऑफ द डी अर्बरवेलिस मैन में उस वेल्दी मैन का नाम पूछा है, तो उसका नाम है एंजल क्लेयर। टेस की शादी एंजल क्लेयर से होती है, जो एक आदर्शवादी नैतिक रूप से मजबूत पुरुष है। हालांकि टेस का अतीत उनके रिश्ते को जटिल बना देता है और अंततः त्रासदी का कारण बनता है। Who among the following is the author of the Princess, a poem about women education and empowerment। ठीक है, द प्रिंसेस अल्फ्रेड टेनिसन का वर्क है। द प्रिंसेस अल्फ्रेड टेनिसन द्वारा लिखित एक कविता जिसमें महिलाओं की शिक्षा और उनके अधिकारों के लिए समर्थन व्यक्त किया गया है। यह कविता उस समय की सामाजिक स्थितियों पर व्यंग्य करती है। द वुमेन इन वाइट इज ए मिस्ट्री नॉवल रिटन बाई, ये लिखा विकी कॉलिंस ने। द वुमेन इन वाइट विकी कॉलिंस द्वारा लिखित एक रहस्यमय उपन्यास है, जो एक महिला की कहानी बताता है जो खतरनाक और असाधारण घटनाओं में उलझी होती है। यह उपन्यास गोथिक और रहस्यमय तत्वों से भरा हुआ है। अरोरा ली एक नॉवल इन वर्स यानी कभी एक नॉवल जो कविता के रूप में लिखा हुआ है। इज रिटन बाई, वो किसके द्वारा लिखा गया है? एलिजाबेथ ब्राउनिंग के द्वारा। अरोरा ली एलिजाबेथ ब्राउनिंग का एक उपन्यास है जो कविता के रूप में लिखा गया है। इसमें एक महिला लेखक के संघर्षों और उनकी स्वतंत्रता की आकांक्षाओं को दर्शाया गया है। इन ग्रेट एक्सपेक्टेशन विच कैरेक्टर एक्ट्स एज ए मेंटोर टू पिप, यानी कि मेंटोर का पिप कौन है ग्रेट एक्सपेक्टेशन में? मैगविच जो एक अपराधी था, अत्यंत ही पिप का रहस्यमय संरक्षक बनता है, उसकी शिक्षा और भविष्य को आकार देने में मदद करता है। यह चरित्र परिवर्तन और अक्षमा के महत्वपूर्ण विषयों को प्रस्तुत करता है। विच विक्टोरियन पोइट वर्क हैड ए मेजर इन्फ्लुएंस ऑन द एस्थेटिक मूवमेंट। तो विक्टोरियन वर्क जो एस्थेटिक मूवमेंट के ऊपर का प्रभाव है, जिसके ऊपर जो हैड ए मेजर इन्फ्लुएंस, जिसका एस्थेटिक मूवमेंट के ऊपर प्रभाव है, वो है डांटे गैब्रियल रोसेटी का वर्क। आगे क्वेश्चन करने से पहले एक बार रिवीजन करेंगे जल्दी से। रिवीजन बहुत ज़रूरी है भाई। थॉमस हार्डी का फर्स्ट नॉवल डेस्परेट रेमेडीज। अच्छा, द रिटर्न ऑफ द नेटिव, करैक्टर एसोसिएटेड, इसके अंदर करैक्टर है एस्टोया वाई। थॉमस हार्डी का उपन्यास है और इसके अंदर करैक्टर है स्टेसिया क्या है वाई। उसके बाद है जॉर्ज एलियट मोस्ट एम्बिशियस नॉवल मिडल मार्च। हु रोट द फेमस लाइन ए थिंक ऑफ ब्यूटी जॉय फॉर एवर, जॉन किट्स का है। प्री रेफेटाइल बट द रूड वाज, और में मतलब कौन कौन से ग्रुप में सदस्य थे? डांटे गैब्रियल रोसेटी, जॉन एवरेट और विलियम होलमैन। द मेयर कैस्टरब्रिज, नेम ऑफ द मेन प्रोटैगनिस्ट राइज एंड फॉल एज ए मेयर। तो इसका मेन प्रोटैगनिस्ट कौन है? माइकल हैंचर्ड। फार फ्रॉम द मेंडिंग क्राउड, ये थॉमस हार्डी की स्टोरी है। इसमें फीमेल प्रोटैगनिस्ट कौन है? बाथशेबा, बहुत ही महत्वपूर्ण है, एवरडीन। और उसके बाद है टेस ऑफ द डी अर्बरविल्स। इसके अंदर जो फीमेल करेक्टर है उसकी शादी किसके साथ होती है? एंजल क्लेयर के साथ। द प्रिंसेस, ए पोइम अबाउट द वुमेन एजुकेशन एंड एम्पावरमेंट, वो कौन है? अल्फ्रेड टेनिसन।
जो प्रिंसेस किसके द्वारा लिखी है? अल्फ्रेड टेनिसन के द्वारा। द वुमेन इन वाइट विक्की कॉलिंस का वर्क है। अरोरा ली किसने लिखा? एलिजाबेथ बेरेट ब्राउनिंग ने लिखा। ग्रेट एक्सपेक्टेशन में जो मेंटर है पिप का वो कौन है? मैगविच। और विच विक्टोरियन पोइट वर्क हैड ए मेजर इन्फ्लुएंस एस्थेटिक मूवमेंट के ऊपर? किस विक्टोरियन पोइट के वर्क का प्रभाव है? तो वो है डेंटे गैब्रियल ग्रोसेटी। ठीक है, आगे क्वेश्चन करते हैं अभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु रोट द नॉवल द पिक्चर ऑफ द डोरियन ग्रे विच बिकम ए कॉर्नर स्टोन ऑफ द एस्थेटिक मोमेंट? यानी कि जो एस्थेटिक मोमेंट का कॉर्नर स्टोन बना, जो वर्क पिक्चर ऑफ डोरियन ग्रे, उसको किसने लिखा? तो उसका लिखा ऑस्कर विल्डे ने। द पिक्चर ऑफ डोरियन ग्रे ऑस्कर विल्डे द्वारा लिखित एक उपन्यास है जो सौंदर्य, नैतिकता और आत्म अवधारणा के गहरे प्रश्नों की पड़ताल करता है। यह उपन्यास एस्थेटिक मोमेंट के प्रमुख विचारों का प्रतिनिधित्व करता है, यह जहाँ कला को कला के लिए माना जाता है। द इम्पोर्टेंस ऑफ बीइंग अर्नेस्ट विच नेम डज बोथ मेन कैरेक्टर्स जैक एंड अल्जरनॉन एज्यूम इन ऑर्डर टू मेंटेन देयर डिसेप्शंस? तो इसके अंदर अर्नेस्ट, द इम्पोर्टेंस ऑफ बीइंग अर्नेस्ट में दोनों मुख्य पात्र हैं जैक और एल्गर्नन खुद को अर्नेस्ट के नाम से पहचानते हैं ताकि वे अपने धोखे को बनाए रख सकें। यह नाटक वाइल्ड के सबसे मशहूर व्यंग्यों में से एक है जो समाज की कर्तिकाओं पर कटाक्ष करता है। यानी कि जो दो मुख्य पात्र हैं जैक और एल्गर्नन, वो खुद को अर्नेस्ट के नाम से पहचानते हैं। Among the following poet is famous for the डोवर बीच? डोवर बीच के लिए मैथ्यू आर्नोल्ड फेमस हैं। कवि उनकी डोवर बीच मैथ्यू आर्नोल्ड की सबसे प्रसिद्ध कविताओं में से एक है जो विश्वास, प्यार और जीवन की अर्थहीनता के विषयों की पड़ताल करती है। इस कविता को आधुनिक चिंता और पीड़ा के प्रतीक के रूप में देखा जाता है। रॉबर्ट ब्राउनिंग इज बेस्ट नोन फॉर विच टाइप ऑफ पोइट्री? तो ड्रामेटिक मोनोलॉग के लिए जाने जाते हैं, ये हम पढ़ चुके हैं। विच नॉवल बाय जॉर्ज एलियट एक्सप्लोर द मोरल एंड सोशल डिलेमा फेस्ड बाय यंग डॉक्टर लिडगेट? तो मिडल मार्च जॉर्ज एलियट का एक प्रमुख उपन्यास है जिसमें युवा डॉक्टर लिडगेट अपने पेशेवर और व्यक्तिगत जीवन में नैतिक और सामाजिक संघर्षों का सामना करता है। यह उपन्यास विक्टोरियन युग की सामाजिक संरचनाओं की जटिलताओं को प्रस्तुत करता है। द नावल जैन एरे बाय चार्लोट ब्रोंटे इज एन एग्जाम्पल ऑफ विच जेनर? तो जो नावल है जैन एरे चार्लोट ब्रोंटे का, ये किस जेनर का एग्जाम्पल है? तो ये गोथिक नावल है। चार्लोट ब्रोंटे का एक गोथिक उपन्यास है जिसमें प्रेम, रहस्य और नायिका के आत्मविश्वास की कहानी प्रस्तुत की गई है। उपन्यास में गोथिक तत्व जैसे रहस्यमय घर और गुप्त रहस्य प्रमुख हैं। एमिली ब्रोंटे रोट ओनली वन नॉवल ड्यूरिंग हर लाइफ टाइम, वट इज इट्स टाइटल? एमिली ब्रोंटे ने अपनी लाइफ टाइम में सिर्फ एक ही नॉवल लिखा, उसका टाइटल क्या है? तो वुदरिंग हाइट एमिली ब्रोंटे का एक मात्र उपन्यास है इसमें प्रेम और प्रतिशोध की गहन और जटिल कहानी प्रस्तुत की गई है। यह उपन्यास अंग्रेजी साहित्य के सबसे रहस्यमयी और शक्तिशाली कार्यों में से एक माना जाता है। इन वुदरिंग हाइट्स हु इज़ द नरेटर ऑफ मोस्ट ऑफ द स्टोरी? तो नेली डीन। वुदरिंग हाइट्स में नेली डीन पर मुख्यतः कहानी की कथावाचक होती है जो सभी घटनाओं को अपने दृष्टिकोण से प्रस्तुत करती है। यह कहानी को एक विश्वसनीय और महत्वपूर्ण दृष्टिकोण से बयान करती है। चार्ल्स डिकन wrote many novels that highlighted the social issue of his time. Which of the following novels focus on the French Revolution? यानी चार्ल्स डिकन्स ने ऐसे नॉवल लिखे हैं जो उनके टाइम के सोशल इशू को दिखाते हैं। तो फ्रेंच रिवॉल्यूशन उनके कौन से नॉवल में दिखाया गया है? तो ए टेल ऑफ टू सिटीज़ चार्ल्स डिकन का उपन्यास है जो फ्रांसीसी क्रांति के दौरान पेरिस और लंदन के जीवन को प्रस्तुत करता है। यह उपन्यास बलिदान, प्रतिशोध और मुक्ति के विषयों को उजागर करता है। थॉमस हार्डी नॉवल टेस्ट ऑफ डी अर्बर वेल्स इज ए कंसिडर्ड ए क्रिटिक ऑफ विच सोशल कंसेप्ट? तो क्लास एंड मोरलिटी। टेस्ट ऑफ डी अर्बर वेल्स थॉमस हार्डी के सामाजिक वर्ग और नैतिकता पर गंभीर आलोचना की है, जहां नायिका टेस को उनके वर्ग और नैतिक मूल्यों के आधार पर नकारा जाता है। यह उपन्यास सामाजिक पाखंड और नियति के विचारों पर अन्वेषण करता है और इसका क्या नाम है, सब टाइटल क्या है? प्योर वुमेन। Who wrote North and South, a novel exploring the tensions between the industrial North and agriculture South of England? तो किसने लिखा नॉर्थ एंड साउथ, जिसके अंदर इंडस्ट्रियल नॉर्थ और एग्रीकल्चर साउथ इंग्लैंड की प्रॉब्लम दी हुई है? तो ये एलिजाबेथ गैस्केल ने लिखा।
नॉर्थ एंड साउथ एलिजाबेथ गैस्केल का एक उपन्यास है जो इंग्लैंड के औद्योगिक उत्तर और कृषि आधारित दक्षिण के बीच के सामाजिक और आर्थिक तनावों की कहानी प्रस्तुत करता है। यह उपन्यास सामाजिक असमानता और बदलाव के मुद्दों को सामने लाता है। लास्ट 100 क्वेश्चन आ गया है कि द मिल ऑन द फ्लोस बाय जॉर्ज एलियट प्राइमरी डील विद विच ऑफ द फॉलोइंग थीम। ठीक है भाई, मिल ऑन द फ्लोस जॉर्ज एलियट का वो प्राइमरी डील करता है किस मतलब इन थीम में से कौन सा थीम इसके अंदर दिया गया है। तो फैमिली ड्यूटी एंड पर्सनल डिजायर। मिल ऑन द फ्लोस में जॉर्ज एलियट का उपन्यास है जो परिवार के कर्तव्य और व्यक्तिगत इच्छाओं के बीच संघर्ष को उजागर करता है। यह उपन्यास पात्रों के जीवन में आने वाली नैतिक और भावनात्मक चुनौतियों की पड़ताल करता है। तो भाई आज के लेक्चर में मैंने रिवीजन करवाया, इसीलिए लेक्चर 1 आवर से ऊपर का हो गया है, क्योंकि रिवीजन तो अभी 10 क्वेश्चन का भी करना है। एक बार कर लेते हैं जल्दी से। तो पिक्चर ऑफ द डोरियन ग्रे नॉवल किसने लिखा? ऑस्कर विल्डे ने लिखा। द इम्पोर्टेंस ऑफ बीइंग एर्नेस्ट में एर्नेस्ट मेन कैरेक्टर है। और उसके बाद हैं हु अमंग द फॉलोइंग फेमस, डोर बीच के लिए कौन फेमस है? मैथ्यू आर्नोल्ड। और रॉबर्ट ब्राउनिंग बेस्ट नॉवल टाइप ऑफ पोइट्री ड्रामेटिक मोनोलॉग के लिए फेमस हैं। और जॉर्ज एलियट ने क्या लिखा? मिडल मार्च लिखा। नॉवल जैन एरे चार्लोट ब्रेंटे इज एग्जाम्पल ऑफ विच जेनर, ये इनका जेनर कौन सा है? गोथिक नॉवल लिखती थी जैन एरे। और उसके बाद है एमिली ब्रोंटे का एकमात्र नॉवल वुदरिंग हाइट्स। और वुदरिंग हाइट्स हु इज नरेटर ऑफ मोस्ट ऑफ दी स्टोरी, इसके अंदर जो नरेटर है जो कहानी को बता रही है वो कौन है? नेली डीन। और चार्ल्स डिकन रोट मैनी नॉवेल्स, यानी कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन के ऊपर चार्ल्स डिकन का कौन सा नॉवल है? टेल ऑफ टू सिटीज़। और थॉमस हार्डी का जो नावल है टेस ऑफ दी अर्बरविल्स इज क्लास और मॉरलिटी को दिखाता है। और नॉर्थ एंड साउथ किसने लिखा? एलिजाबेथ गैस्केल ने लिखा। और द मिल ऑन द फ्लोस किसने लिखा? इसके अंदर क्या जॉर्ज एलियट का ये वर्क है। और इसके अंदर फैमिली ड्यूटी और जो पर्सनल डिजायर है वो दिखाई गई है। तो भाई ये थे आज के जो क्वेश्चन थे 100। आपको कैसे लगे आप कमेंट करके बता सकते हैं। आपके कमेंट्स मुझे मोटिवेट करते हैं आपके लिए वीडियो बनाने के लिए, और बहुत अच्छे लगते हैं आपके कमेंट। और कैसे लग रहे हैं आपको ये सेशन, और इनसे आपको कितना फ़ायदा हो रहा है सब बताएं मेरे को आप। ठीक है, नीरज ने आज एक रिक्वेस्ट डाली थी कि मैं जो सभी एज हैं सभी एज के करैक्टरिस्टिक और उनका वर्क के ऊपर क्या प्रभाव है वो मैं कल करवाऊँगी, कल वाले लेक्चर में। और साथ में राइटिंग स्किल का भी एक टॉपिक आपका हो जाएगा, जिसके अंदर सारे के सारे जो भी जो एज हैं उनका जो इफ़ेक्ट पड़ा है, या राइटर का जो वर्क है उनके वर्क के ऊपर उस एज का प्रभाव पड़ा है, उसके साथ साथ मैं ऐसे टाइप क्वेश्चन भी आपके लिए लेके आऊँगी, ताकि ऐसे उससे कोई क्वेश्चन आ जाए तो आप कर सकें। ठीक है, ओके गाइज, थैंक्स फॉर वॉचिंग। लाइक शेयर करें, सब्सक्राइब माई चैनल।